Hello students, welcome to Econ by Surpi where economics make easy and exam oriented। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज से हमारी रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो डे 1 में मैं आपको करवाऊंगी जो भी चैप्टर 1 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम सारा इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं तो आप इसी तरह से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कि सो दैट कि जब आप एग्जाम्स के टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें सारा मेन पॉइंट्स जो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहला आपको कंसेप्ट या टॉपिक यही पूछेंगे कि कौन से वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो उनका नाम क्या है? रैगनर फिशर। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट करी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोस से हुआ है। ठीक है, आपको लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं एंड वर्ड भी प्रॉपर पूछ सकते हैं फिलअप में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। माइक्रोस, एंड माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं एंड जब होल की स्टडी करते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइस ऑफ मिल्क, डिमांड ऑफ मोबाइल, मतलब जिसमें सिंगल एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर दी उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो ये वाला टॉपिक है वो आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है कि इसमें हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी डिमांड डिसाइड होती है, कौन से फैक्टर डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, जो सारे डिमांड के चीज़ें जो कवर होती है वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड में। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड किस में पढ़ी जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे कि इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे करता है। ठीक है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह अप्लाई करता है, कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम है, कहाँ पे उसके लॉसेस मिनिमम है। मतलब आउटपुट, कॉस्ट, प्रोडक्शन की बात भी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये वाली कंसेप्ट इंडिविजुअल के साथ डील करती है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस। अब थ्योरी ऑफ प्राइस में क्या था कि हम ये बताते हैं कि इंडिविजुअल, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। पहले तो ये बताएंगे कि मार्केट क्या है एंड डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में किस अकॉर्डिंग कैसे कैसे प्राइजेस डिसाइड होते हैं, उसकी भी स्टडी किस में होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड फोर्थ है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है कि जो हमने फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ करे हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैसे वेजेस देनी है, रेंट देना है, इसकी बात भी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे पोर्शंस हैं उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे बेसिकली कौन बात करता है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि मैंने हेडिंग्स एंड थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिख दिए हैं, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हेडिंग लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि अगर आप चाहते हो एग्जाम्पल मेंशन करनी हो तो आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप में क्या था? डिमांड की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं एंड फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं। ये जो क्लासेस है वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, तो इसलिए मैं थोड़ा पेस से करवा रही हूँ, मीन्स जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो जैसे कि आप एक टॉपिक समझ लिया तो साथ के साथ आप अपने नोट्स या जो भी आप मतलब बुक वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो साथ साथ उसमें से भी पढ़ ले ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। और अगर आपको इस तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीसी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में हर बार रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है मैंने डिटेल में भी अच्छे से करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है पीपीसी की फुल फॉर्म। पीपीसी की फुल फॉर्म है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसके और अनदर नेम कौन से है। ठीक है, अब पीपीसी होता क्या है? पीपीसी एक कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है।
बट इसमें हम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। अब इसकी अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस का मतलब है कि हम कुछ चीज़ों को पहले से मान के चलते हैं कि हाँ ये है। एक तो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मतलब जो भी आप लेबर या जो भी फैक्टर प्रोडक्शन लगा रहे हो वो फिक्स्ड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं कर सकते। एंड ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है कि हम पीपीसी में सिर्फ दो गुड्स की ही बात करते हैं। पीपीसी एक कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। अब जो भी पीपीसी के ऊपर पॉइंट आते हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होते हैं। फुल्ली यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी आपने रिसोर्सेज अप्लाई करे हैं उनका आपने अच्छे से यूज़ कर लिया है, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन ये सारे फुल यूटिलाइजेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। बट ये कॉम्बिनेशन अलग अलग है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है बट फुल्ली यूटिलाइज्ड है इसमें रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो कि आपको पेपर में ये पूछेंगे कि पीपीसी की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? जब भी किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको बोल देना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि ये चीज़ देखो, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आई हूँ। बी पॉइंट में मेरी गुड 2 इतनी थी एंड गुड 1 इतनी थी। मैं बी से सी पे आ गई। मैंने क्या करा कि फर्स्ट गुड को मतलब इतनी से यहाँ तक इंक्रीज करने के लिए मुझे गुड 2 को क्या करना पड़ा? डिक्रीज करना पड़ा। आप चाहे जैसे मर्जी पॉइंट से बना लेना। डाउनवर्ड स्लोपिंग का सिर्फ एक ही मतलब है कि जब आप एक चीज़ को इंक्रीज करना चाहोगे तो दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाएगी। तो पीपीसी में ये टॉपिक था। पीपीसी की शिफ्ट एंड मूवमेंट भी मैंने अच्छे से करवा रखी है कि अगर आपने रेफर करना है तो वो पीपीसी वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। पर एक बार रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए इतना इनफ है। एंड आप इसके डायग्राम्स को अच्छे से बना के देखें, इसकी थ्योरी को लिख के देखें, तभी आपको ये पेपर तक अच्छे से तैयार हो पाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी मैं रिवीजन वीडियो में टॉपिक कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाएं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी फैक्ट या फिर फिगर पे बेस होती है, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे क्या होती है, जो ओपिनियन या वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें हम व्हाट इज़ की बात करते हैं, हम उसमें व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह की कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है, ठीक है। इसमें मेनली क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, कई बार आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे तो वो बोलेंगे कि बताओ कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इसमें इज़, आर, विल एंड उसमें क्या यूज़ होता है, शुड, ought टू बी, ठीक है। देन इसमें वेरिफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं। एंड इसमें वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके 10th में 85% मार्क्स आए, 11th में 87 आए, तो मैंने आपको क्या दे दिया, फैक्ट एंड फिगर्स देख के मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ जी आपके 87 या 88% मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि आप एक 10th में भी इतने लिए, 11th में भी इतने लिए। बट शायद आपके 11th में मार्क्स इसलिए कम आए कि क्योंकि आप एग्ज़ाम्स के बीच में बीमार हो गए। तो मैंने सिर्फ 12th की ही प्रोग्रेस देखी है, तो मैंने ये बोल दिया कि हाँ जी आप इतनी अच्छी स्टडी कर रहे हो तो आपके 92% मार्क्स तो आ ही सकते हैं। वो मैंने ओपिनियन दी है। जिसमें फैक्ट एंड फिगर की बात करें वो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती हैं। एंड जिसमें वैल्यू जजमेंट की बात होती है वो बेसिकली हम किस में इंक्लूड करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने बस एक समझाने के लिए छोटे छोटे कीवर्ड्स यूज़ करे हैं। तो अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा लेंथ में लिखना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या-क्या करा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप कर लिया, देन हमने ये वाला टॉपिक कर लिया। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उसको प्लीज़ अच्छे से कवर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ कि जो भी आज मैंने कंसेप्ट करवाए हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करके देखें। जो डायग्राम्स है उसको आप डायग्राम्स की अच्छे से क्लैरिटी करें। एंड अगर आपको और भी वीडियो रेफ़र करनी है तो आप मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड सो दैट कि इस रिवीजन वीडियो को मैं आगे डेली कंटिन्यू कर सकूँ। तो आप प्लीज़ अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।